माई सेल्फ डॉक्टर एम के पालीवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, आज हम एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर का जो टॉपिक चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो चैन रिएक्शन में पहला एग्जाम्पल है वो हाइड्रोजन और ब्रोमीन रिएक्शन का है। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन किस प्रकार से होती है और उसका रेट लॉ हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो रिएक्शन है वो सबसे पहले जो स्टडी की गई वो बोडेस्टाइन और लिंडले द्वारा 1907 में की गई। और उसका जो कंप्लीट या कॉम्प्लिकेटेड रेट लॉ जो दिया गया वो ये दिया गया, DHBr/dt KH2Br2 का हाफ अपॉन 1+K-HBr/Br2, जो इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है। उसके बाद क्रिस्टेनियन, हेजरफील्ड और पॉलिनी ने इसके लिए करेक्ट मैकेनिज्म दिया इस रिएक्शन के लिए, और वह 5 स्टेप में दिया गया, जिसमें एक तो चैन इनिशिएशन स्टेप है, 2 चैन प्रोपोगेशन स्टेप है, और 1 चैन रिटार्डेशन और 1 चैन टर्मिनेशन स्टेप है। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है कि चैन इनिशिएशन जो स्टेप होता है उसमें इंटरमीडिएट या फिर कोई फ्री रेडिकल जनरेट होता है। चैन प्रोपोगेशन स्टेप में जो दूसरा और तीसरा दिया गया है उसमें कोई इंटरमीडिएट जनरेट होता है, कंज्यूम होता है, और फिर एक नया जो है वो है इंटरमीडिएट या फिर फ्री रेडिकल जनरेट कर देता है। तो इन दोनों में H और Br जो है वो 2 फ्री रेडिकल बन रहे हैं, और एक में Br काम में आ रहा है और एक H काम में आ रहा है। फिर चैन रिटार्डेशन स्टेप में क्या होता है कि इसमें HBr काम में आ रहा है, यानी बना हुआ जो प्रोडक्ट है वह काम में आ रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को ये कम कर देता है, यानी कि इसमें प्रोडक्ट का डिस्ट्रक्शन होता है। इस कारण से उसको चैन रिटार्डेशन स्टेप कहते हैं। और 5वें स्टेप में ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है वो फिर से बन जाता है, यानी कि रिएक्शन से जो है वो ब्रोमीन एटम या ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो बाहर हो जाते हैं या चैन कैरियर बाहर हो जाते हैं, इसलिए चैन टर्मिनेट हो जाती है। यहाँ पर दिया गया है, जैसा बताया गया है कि ये जो केज हैं यानी K1 K2 K3 K4 हैं वो डिफरेंट स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट है। और इन चैन रिएक्शन में जो है रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है और कंज्यूम होता है, और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और इंटरमीडिएट जो है वो रीजनरेट होता रहता है। और रीजनरेशन इंटरमीडिएट जो है वो एक साइकिल को जनरेट करता है या एक साइकिल को बनाता है, और वह जो है इंटरमीडिएट इस प्रकार के साइकिल के कारण से एक से ज़्यादा स्टेप में रिपीट होता रहता है, यानी रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। तो इसको हमने डिस्कस करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि चैन पहला है चैन इनिशिएशन स्टेप। इसमें ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है वह है ब्रोमीन एटम में टूटने के लिए एनर्जी एक्वायर करता है, और वह कॉलिजन के कारण से होता है। वह कॉलिजन या तो ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन मॉलिक्यूल से कॉलिजन हो सकता है, या फिर कोई जो इम्प्योरिटी इस रिएक्शन में हो उससे हो सकता है, जिसके कारण से ब्रोमीन मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट होता है। और ये ब्रोमीन एटम जो है वो चैन इनिशिएटिंग स्टेप कहलाता है, क्योंकि इसमें चैन कैरिंग रिएक्टिव ब्रोमीन एटम्स बनते हैं। और ये चैन कैरिंग जो रिएक्टिव ब्रोमीन एटम्स हैं वो ट्रांजिट स्पीसीज़ कहलाती हैं या शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज़ कहलाती हैं। इस प्रकार से अपन इसको प्रथम जो है वह चैन इनिशिएशन स्टेप कहते हैं, क्योंकि इसमें चैन का इनिशिएशन होता है, शुरुआत होती है। उसके बाद आता है चैन प्रोपोगेशन स्टेप। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 चैन प्रोपोगेशन स्टेप हैं, वह है सेकंड और थर्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 चैन कैरियर बनते हैं, एक तो H और एक Br, परंतु यहाँ पर H2 और Br2 काम में आता है, जिससे HBr बनता भी है। फिर आता है 4th स्टेप, आता है चैन रिटार्डेशन स्टेप। जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें HBr जो है वह काम में आ रहा है, यानी कि प्रोडक्ट जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इस कारण से ये जो है वह चैन रिटार्डिंग स्टेप होता है। और 5वां स्टेप जो है वह चैन टर्मिनेशन स्टेप है। इसमें क्या होता है
कि Br एटम जो है वह वापस Br2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। इस कारण से यानी कि ये स्टेप पहले स्टेप यानी इनिशिएशन स्टेप का रिवर्स है, इसलिए इसको चैन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। या यूँ कहिए कि रिएक्शन से Br एटम जो है शॉर्ट लिव्ड ट्रांजिट स्पीसीज जो हैं उनको हटाता है, इस कारण से इसको चैन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। रिएक्टिव स्पीसीज H and Br which are responsible for propagating the chain are called chain carriers. In order to show that proposed mechanism of is consisting with the observed rate expression, the following method is adopted. The rate formation of HBr is given step 2 and step 3 so that, जैसा मैंने आपको बताया पहले भी बताया जब मैंने आपको बताया था उस समय कि जिस स्टेप में जिसके लिए अपन कोई रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहते हैं और किस स्टेप में वो बन रहा है तो वह जो है उसके लिए प्लस वैल्यू होगी, और किसी में कंज्यूम हो रहा है तो वह जो है वह माइनस होगी, यानी कि उसका रेट जो है वह नेगेटिव होगा। तो देखिए स्टेप 2 और 3 में HBr बन रहा है और स्टेप 4 में HBr काम में आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं dHBr/d2 इज इक्वल टू K2Br इंटू H2 प्लस K3H इंटू Br2। The rate of consumption of HBr is given by step 4 is minus dHBr/dt is equal to K4H into HBr. The net rate is given by dHBr dt is equal to हो जाएगा K2Br into H2 plus K3H into Br2 minus K4H HBr, जो इक्वेशन 2 में दिया गया है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में बताया गया है कि एज द अबव एक्सप्रेशन इन्वॉल्व concentration of bromine atoms and hydrogen atom, that means transitory intermediate which are present in too small quantity. Direct measurement are not possible. This implies that atoms or free radicals are consumed as soon as they are produced. This is the known as steady state principle. According to it, the derivative of atom or ion concentration is taken to be 0. So for hydrogen and bromine atom we get, मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट स्पीसीज़ होती हैं या ट्रांजिटिव स्पीसीज़ होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड हो सकती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं यानी उनका जीवन काल बहुत कम होता है। मैंने जैसा स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन में बताया था आपको, और ये कहा था कि जैसे ही वो जनरेट होती हैं वैसे ही वो कंज्यूम हो जाती हैं, यानी कि उनका जो नेट रेट ऑफ रिएक्शन है वह 0 के बराबर होगा। तो हमारे पास दो ट्रांजिट स्पीसीज़ हैं H और Br, तो उनके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा यानी कि उनके ऊपर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन होगा। तो हम पहली H के लिए स्टेडी स्टेट या अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं और उसके बाद Br के लिए स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं, तो हमारे पास आता है dH/dt इज इक्वल टू K2H2Br माइनस K3HBr2 माइनस K4H HBr इज इक्वल टू 0, और dBr/dt इज इक्वल टू हो जाएगा K1Br2 माइनस K2H2Br प्लस K3HBr2 प्लस K4H HBr माइनस K5Br का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और मैंने जैसा बताया था कि जिस स्टेप में अगर कोई स्पीसीज बनती है जिसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम देना चाहते हैं वह पॉजिटिव में होगी, और जिस स्टेप में वह कंज्यूम हो रहा है उसके नेगेटिव होता है। उसी प्रिंसिपल का हमने यहाँ पे उपयोग किया है। फ्रॉम इक्वेशन 3 हमारे पास ये हो जाएगा, हम इक्वेशन 3 को ऐसे लिख सकते हैं K2H2Br इज इक्वल टू K3HBr2 प्लस K4HBr। From equation 4 we also get K2H2Br is equal to K1Br2 plus K3HBr2 plus K4HBr minus K5Br का स्क्वायर, जो इक्वेशन 6 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6
वी है। देखिए इक्वेशन 5 और 6 में जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो दोनों संख्याएं बराबर हैं, इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो संख्याएं होंगी वो भी बराबर हैं। तो हम इक्वेशन 5 व 6 से हम ये लिख सकते हैं कि 5 का जो राइट हैंड साइड है वह 6 के राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि K3HBr2 प्लस K4HHBr इज इक्वल टू K1Br2 प्लस K3HBr2 प्लस K4HHBr माइनस K5Br का स्क्वायर। जो कट रहा है उसको हमने काट दिया तो हमारे पास अल्टीमेटली ये आएगा 0 इज इक्वल टू K1Br2 माइनस K5Br स्क्वायर। It can also be obtained by addition of equation 3 and 4। इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप जोड़ोगे तो भी आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये सारी जो है वो 0 के बराबर है। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो किसी तरह से आप प्राप्त कर सकते हो। तो K5Br स्क्वायर इज इक्वल टू K1Br2, तो Br स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा K1 अपॉन K5Br2, तो Br इज इक्वल टू हो जाएगा K1 K5 का हाफ और Br2 का हाफ। वैल्यू आ गई। फिर इसी प्रकार से हम H की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है और फिर उसको अपन रख देंगे, जिससे हमारे पास अल्टीमेट रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो हम बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Br इन इक्वेशन 5 फ्रॉम इक्वेशन 7, तो हमारे पास आ जाएगा K2H2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ इज इक्वल टू K3HBr2 प्लस K4H इंटू HBr। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें इधर अपन H जो है वो कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा K2H2 इंटू K1 अपन K5 का हाफ Br2 का हाफ इज इक्वल टू H इंटू K3Br2 प्लस K4HBr। तो हम यहाँ से H बराबर हो जाएगा हमारे पास K2H2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr, जो इक्वेशन 8 में है। Put the value of H and Br from equation 8 and 7 in equation 2, then obtain the rate law for the formation of HBr। हम जो है वह H और Br की वैल्यू जो है समीकरण 8 व 6 से 8 व 7 से जो है वो इक्वेशन 2 में रखते हैं, तो हमारे पास HBr के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास रेट लॉ आ जाता है। वो होता है डी HBr अपॉन डी टी इज इक्वल टू K2 K1 के अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ H2 प्लस K3 के इंटू K2H2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr इंटू Br2 माइनस K4 इंटू K2H2 K1 अपॉन K5 H2 Br2 का हाफ अपॉन K3 Br2 प्लस K4HBr इंटू HBr। इस प्रकार से अपन इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये कॉमन आ जाएगा, जो है वह नेक्स्ट जो है वो कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो डी एच बी आर अपॉन डी टू इज इक्वल टू K2 अपॉन K1 K2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ H2, ये कॉमन हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस K3Br2 अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr माइनस K4HBr अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr। फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा K2 अपॉन K2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ H2 इज इक्वल टू हो जाएगा K3Br2 प्लस K4HBr प्लस K3Br2 माइनस K4HBr अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr। जो कट रहा है उसको काट देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बच जाएगा K2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ H2 इंटू 2K3Br2 अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr, जो समीकरण 9 में हमारे को प्राप्त हुआ है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डी न्यूमरेटर बाई K3Br2, हम इसको न्यूमरेटर और डी न्यूमरेटर को हम K3Br2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है DHBr अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2K2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ इंटू H2
इजिकल टू इंटू K3Br2 अपॉन K3Br2 अपॉन K3Br2 अपॉन K3Br2 प्लस K4HBr अपॉन K3Br2 जो कट रहा है उसको काट देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास ये प्राप्त होगा DHBr अपॉन DT इजिकल टू 2K2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ H2 अपॉन 1 प्लस K4HBr अपॉन K3Br2। अब देखिए इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा DHBr अपॉन DT इज इक्वल टू KBr2 का हाफ H2 अपॉन 1 प्लस K डैश HBr अपॉन Br2, जहाँ पर K जो है वह 2K2 इंटू K1 अपॉन K5 हाफ के बराबर होगा और K डैश जो है वो K4 अपॉन K3 के बराबर होगा। अब देखिए इक्वेशन 7 में जो है जो टर्म K डैश HBr अपॉन Br2 जो है वो 1 से कम है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो डिनोमिनेटर जो है हमारे पास नेक्स्ट हो जाएगा और हमारे पास जो है वह 1 के बराबर हो जाएगा और हमारे पास जो रेट लो हो जाएगा या यूँ कहिए HBr के फॉर्मेशन का रेट है वो आ जाएगा R इज इक्वल टू DHBr अपॉन DT इज इक्वल टू KH2 इंटू Br2 का हाफ, जिससे हमारे को ये पता चल रहा है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सूडो 3/2 ऑर्डर है और यही जो है वह एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है वही जो है वह एक्सप्रेशन 10 जो है वही जो आइडेंटिकल है बोडेनस्टाइन ने जो इम्पेरिकल इक्वेशन 1 दिया था उसके बराबर, और जो 11 है वो हम बता सकते हैं कि हमारे को सूडो 3/2 ऑर्डर प्राप्त होता है। इस प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं। अब चैन लेंथ को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अपन चैन लेंथ को डिफाइन करेंगे। चैन लेंथ जो है वो क्या कैसे निकाल सकते हैं? चैन लेंथ हम निकाल सकते हैं कि जब रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन को रेट ऑफ इनिशिएशन रिएक्शन को अगर अपन डिवाइड कर दें तो हमारे पास चैन लेंथ आ जाएगा। तो इसको करते हैं हम, तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन रेट है वो है 2K2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ Br2 का हाफ इंटू H2 अपॉन 1 प्लस K4 अपॉन K3 HBr अपॉन Br2। इसको डिवाइड करेंगे तो तीसरी संख्या जो होती है वो नीचे ही रहती है जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो इंटू 1 अपॉन K1 Br2। ये जो है वह रेट ऑफ इनिशिएशन रिएक्शन है। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आता है 2K2 इंटू K1 अपॉन K5 का हाफ H2 Br2 का हाफ अपॉन 1 प्लस K4 K3 HBr अपॉन Br2 इंटू K1 Br2 का हाफ और Br2 का हाफ। एक Br2 का हाफ दूसरे Br2 के हाफ से कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2K2 K1 अपॉन K5 का हाफ H2 अपॉन 1 प्लस K4 K3 HBr अपॉन Br2 इंटू K1 Br2 का हाफ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इक्विलिब्रियम फॉर डिसोसिएशन ऑफ ब्रोमीन इज गिवन बाय K1 अपॉन K5। सो डी लॉग K इक्विलिब्रियम dt इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा E अपॉन RT स्क्वायर। सो डी लॉग K1 अपॉन K5 dt इज इक्वल टू EA1 माइनस EA5 upon RT square. The activation energy difference is given by comparison with equation 10 as EA1 EA first minus EA5 is equal to delta is equal to 45,200 किलो कैलोरी पर मोल होता है। दिस वैल्यू इज नॉन है बोथ फ्रॉम इक्विलिब्रियम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा। इसको हम दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन इसका जो है वह ओवरऑल H2 और Br2 हाइड्रोजन और ब्रोमीन का जो है वह चैन रिएक्शन का रेट लॉ या फॉर्मेशन ऑफ HBr उसका रेट है एक्सप्रेशन है उसको प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मैं पैरालिसिस ऑफ एसिटिल्डिहाइड और दूसरा जो है डिकम्पोजिशन ऑफ एथेन, ये दोनों मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ये जो है चैन रिएक्शन पूरा हो जाएगा, उसके बाद फोटोकेमिकल रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में आपको फिर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।